अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को दुनिया के सबसे बेहतरीन बताते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश भी करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस शिक्षा मॉडल का हाल यह है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी यह सब होते हुए देख रही है। असल में यूजीसी ने देश में संचालित होने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा 8 फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं। सवाल यह कि क्या फर्जी विश्वविद्यालयों के जरिए ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का दावा केजरीवाल की सरकार कर रही है। यूजीसी ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हैं। यूजीसी की ओर से फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि छात्रों और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में 21 स्वतः अभिकल्पित गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक दिल्ली में 8, उत्तर प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में 2-2 और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। सार्वजनिक सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुसार केंद्रीय, राज्य, प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुच्छेद 3 के तहत स्थापित मानद विश्वविद्यालय ही उपाधि प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अधिकार दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुच्छेद 23 के अनुसार उपरोक्त के अलावा अन्य किसी संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग निषिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से गांधी वाड्रा कैंप के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं भेजा गया इसलिए इस्तीफा दे दिया, और यह भी कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। इस तरह के चलताऊ आरोपों का जवाब मनीष तिवारी ने बड़े तीखे अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कुछ दिया है तो वह खैरात में नहीं, और यह भी कि हम कांग्रेस के किराएदार नहीं हैं, पूरा जीवन पार्टी को दिया है, हम इसके हिस्सेदार हैं। अगर निकालने की कोशिश होती है तो यह बात अलग है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर G23 के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि वह आजाद के 5 पन्नों के पत्र के गुण दोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि वह समझाने की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो यह हंसी का पात्र होता है। उन्होंने कहा कि अजीब बात यह है, जिन लोगों में वार्ड चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है वे कांग्रेस नेताओं के चपरासी थे। जब पार्टी के बारे में ज्ञान दिया जाता है तो यह हास्यास्पद है। हम एक गंभीर स्थिति में हैं। जो हुआ वह खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने इस पार्टी को 42 साल दिए हैं। मैं यह पहले भी कह चुका हूं, हम कांग्रेस के किराएदार नहीं हैं, हम सदस्य हैं। अब अगर आप हमें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यह दूसरी बात है। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि 2 साल पहले हम 23 लोगों ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों, परिवारों ने अपने खून से संजोया है। अगर किसी को कुछ मिला वह खैरात में नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हिमालय की चोटी की ओर रहते हैं वह जज्बाती, खुददार लोग होते हैं। पिछले 1000 साल से इनकी तासीर आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने की रही है। किसी को इन लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनके लिए कांग्रेस में किसी चीज की कमी नहीं थी। आज जब उनको लगा कि उनको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए टिकट नहीं मिलेगी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। लोगों को ऐसे अवसरवादी नेताओं के बारे में जानना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक साथ 3 निशाने साधे हैं। एक तो जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस तबाह हो गई, लेकिन इसके साथ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का खेल भी खराब हो गया। यही वजह है कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देना न तो महबूबा मुफ्ती को पसंद आया और न ही फारूक अब्दुल्ला को, लेकिन इसके उलट भाजपा इस इस्तीफे को अपने लिए शुभ मानकर चल रही है। यही वजह है कि आजाद के इस्तीफे से तिलमिलाई कांग्रेस राज्यसभा से आजाद की वीडियो शेयर करने लगे हैं,
जिसमें विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की आंखें नम हो गई थी। कांग्रेस इस वीडियो के सहारे गुलाम नबी आजाद पर हमला कर रही है और उनके इस्तीफे को भाजपा से जोड़कर सामने रख रही है। भाजपा नेताओं ने आजाद के इस्तीफे को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए खराब बताने लगी है। जम्मू और कश्मीर भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा कि कांग्रेस लगभग विलुप्त हो चुकी है। यह राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए सबसे बुरे दिन है। जिस दिन आजाद ने इस्तीफा दिया उस दिन भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने और आजाद के कांग्रेस से बाहर होने के कारण पैदा हुए शून्य को भरने की रणनीति बनाने में लग गई। पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई के कोर ग्रुप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उन क्षेत्रों पर रणनीति बनाने के लिए बैठक की जहां पार्टी खुद को मजबूत कर सकती है। बैठक 4 घंटे तक चली। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में अपने वोट बैंक को खो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कमजोर होने से भाजपा को जहां भी जगह मिलेगी फायदा होगा। भाजपा का मुकाबला आजाद की नई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच होगी। ये सभी अपने विशिष्ट वोट आधार को लक्षित करेंगे। हमारे पास कांग्रेस के मतदाताओं को लुभाने का मौका होगा जो पीडीपी या अन्य क्षेत्रीय दलों को कभी वोट नहीं देंगे। गुलाम नबी आजाद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के विकल्प के रूप में उभर सकते हैं क्योंकि दोनों की छवि नरम राष्ट्रवादी की है। साथ ही अब्दुल्ला ईडी जांच का सामना कर रहे हैं और यहाँ एक अफवाह है कि दिल्ली में हमारे साथ उनकी कुछ सेटिंग है। उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। जम्मू और कश्मीर में अब्दुल्ला के साथ एक और कारक है। केंद्र के करीबी मानी जाने वाली पार्टी या प्रधानमंत्री को कुछ क्षेत्रों का फायदा मिलता है। एक और फायदा जो भाजपा देख रही है वह यह है कि चुनाव एक तरफा नहीं होगा। एक अन्य नेता ने कहा कि चुनाव में कई खिलाड़ी होंगे और इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव पूरी तरह से एक पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे। आजाद के कांग्रेस से बाहर निकलने और अपना खुद का राजनीतिक संगठन लॉन्च करने का ऐलान करने से भाजपा की उम्मीद बढ़ी है। 2014 के चुनाव में जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक साथ मिलकर पूर्ण राज्य थे, कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी जबकि भाजपा ने 25 सीटें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात में उछल कूद कर रहे अरविंद केजरीवाल के पांव अब जमीन पर टिक नहीं पाए तो उन्होंने फर्जीवाड़े का अपना पुराना खेल यहां शुरू कर दिया। यह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का पुराना खेल है। असल में सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन है जिसके सहारे कोई भी पोल कर सकता है और मर्जी से वोट ले सकता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसी एप्लीकेशन के जरिए अपने को सबसे आगे बताने की कोशिश करने लगी। इसका पूरा भांडा ही फूट गया और हालात यह हो गए कि फर्जी पोल के नतीजे को सोशल मीडिया से हटाना पड़ गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के सर्वेक्षण किए और अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दिया। लेकिन यही खेल जब नवसारी विधानसभा सीट में किया तो पोल खुल गई। नवसारी शहर में आम आदमी पार्टी ने स्ट्रॉ पोल नाम के एक ऐप के जरिए एक पोल बनाया और इसका लिंक भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। इस सर्वे का थीम था कि अगर नवसारी विधानसभा सीट पर चुनाव हो तो किस उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। इस ओपिनियन पोल के वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक कुल 638 वोट पड़े। इनमें से 562 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, 66 वोट कांग्रेस को और 10 वोट भाजपा उम्मीदवार को मिले। सर्वे के नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नवसारी विधानसभा सीट पर स्विंग आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और अगर आज चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा। भाजपा 1990 से लगातार नवसारी सीट पर जीत रही है और हर बार कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहती है। हालांकि जल्द ही आम आदमी पार्टी के सर्वेक्षण पर सवाल उठने लगे और इसके पीछे की सच्चाई सामने आ गई। यह पाया गया कि कई लोगों ने बार बार वोट दिया था जिससे आम आदमी पार्टी के लिए वोटों की संख्या में बढ़ोतरी दिखी। जब इस पोल के तहत वोट करने वालों की संख्या देखी गई तो पता चला कि 1 या 2 नाम ऐसे थे जिन्होंने एक ही समय में केजरीवाल की पार्टी को कई बार वोट दिया था। इससे आम आदमी पार्टी का प्रतिशत अपने आप बढ़ गया। दरअसल इस ऐप पर पोल बनाते समय यह विकल्प दिया जाता है कि वोट देने वाले लोगों की जानकारी सार्वजनिक की जाए या नहीं। साथ ही एक सेटिंग भी है जहां कोई व्यक्ति केवल एक बार ही वोट कर सकता है। हालांकि इस पोल को बनाते समय दोनों विकल्पों को नहीं चुना गया था। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कुछ वोटों के बाद भाविन और सावला नाम से बड़ी संख्या में वोट डाले गए। इन दोनों नाम वालों ने 100 से अधिक वोट दिए। इसको लेकर जब कुछ
यूजर ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, तब इस पोस्ट को शेयर करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता ने इसे हटा लिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक ही ऐप पर कई सर्वे भी किए। इन सर्वेक्षणों के परिणाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं और इन सर्वेक्षणों को गुजरात का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया गया। इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले इस तरह के सर्वे आम आदमी पार्टी के लिए नए नहीं हैं। काफी समय से केजरीवाल की पार्टी फर्जी सर्वे का खेल खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झारखंड की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन की सदस्यता किसी भी वक्त जाने वाली है, तो दूसरी तरफ सरकार के गिरने का खतरा है। इन सब के बीच अपने सभी विधायकों को बसों में भरकर हेमंत सोरेन रांची से निकल गए। फिलहाल तो वे खूंटी के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, लेकिन वहां से इनका अगला ठिकाना छत्तीसगढ़ बनने वाला है, जिसकी पूरी कहानी भूपेश बघेल रांची आकर लिख गए थे। 3 वॉल्वो बसों में कुल 41 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। उन्होंने विधायकों के साथ सेल्फी भी ली। रांची से सफर शुरू हो चुका है। सियासी उथल पुथल के बीच यूपीए खेमा अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटा है। कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायकों को रांची से बाहर ले जाया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई। विधायकों की गाड़ियों में 2-2 बैग भी दिखे। सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार के क्राइसिस मैनेजरों ने 2 दिन पहले ही इसकी तैयारी पूरी कर ली थी। कोलकाता की एक कंपनी से 2 वॉल्वो बस को बुक कर लिया गया था। वहीं सभी विधायकों को रांची से बाहर जाने की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया था। इस संबंध में यह चर्चा जोरों पर थी कि जेएमएम कांग्रेस विधायकों को झारखंड से बाहर ले जाया जाएगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से लेकर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत अन्य नेताओं ने इसका खंडन किया था। इसकी पटकथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 10 अगस्त को रांची दौरे के वक्त तैयार कर ली गई थी। देर रात 2 बजे से सरकार के संकट मोचकों ने यूपीए के सभी विधायकों के घर दस्तक देना शुरू कर दिया और कई विधायकों को वॉल्वो बस के लिए तैयार रहने को कहा गया। उन्हें किस रिसोर्ट में ठहराया जाएगा, इसकी सूचना अभी गुप्त रखी गई है। पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यूपीए विधायकों को झारखंड से बाहर शिफ्ट करने के ऑपरेशन को हेमंत सोरेन के करीबी रणनीतिकारों ने बड़े ही गोपनीय ढंग से अंजाम दिया। कई विधायकों को आधी रात में उनके घर से पिकअप किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया। खबर किसी तरह से लीक न हो, इसे लेकर बस के चालक और अन्य कर्मियों का मोबाइल तक बंद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि सिक्योरिटी गार्ड कांग्रेस के फैसले करता है, सोनिया गांधी महज एक रबड़ स्टाम्प है। इसी बात को मनीष तिवारी ने यह कहकर दोहरा दिया कि जब चपरासी आपको कांग्रेस का ज्ञान दे तो स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर वो कौन चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड है जो राहुल गांधी की तरफ से नेताओं को आदेश देता है और फैसले करता है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल की मंडली के नेताओं पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। आजाद ने आरोप लगाया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 8 वर्षों में नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी पर थोपने का प्रयास किया जो गंभीर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि चापलूसों के संरक्षण में कांग्रेस को चलाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में सिक्योरिटी गार्ड की चर्चा की थी। माना जा रहा है कि वो केबी बाइजू हैं। बाइजू पहले एसपीजी का हिस्सा थे जो राहुल गांधी के महासचिव बनने के बाद उनकी टीम में शामिल हो गए। बाइजू के पास कांग्रेस में कोई औपचारिक पद नहीं है, लेकिन पार्टी में उनका कद बड़ा है। बाइजू राहुल गांधी की सिक्योरिटी के अलावा महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी संभालते हैं। अब बाइजू फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सूत्रों का कहना है कि बाइजू राहुल गांधी की यात्राओं को मैनेज करते हैं। ऐसे में वो काफी पावरफुल हो गए हैं। बाइजू ही तय करते हैं कि राहुल गांधी के साथ कौन सा व्यक्ति कितना समय बिताएगा। इतना ही नहीं, वो राहुल गांधी के साथ स्टेज भी शेयर करते हैं। बाइजू के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में कांग्रेस की कलह के दौरान वो खुद राहुल गांधी के व्यक्तिगत संदेशवाहक बनकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास गए थे। आजाद ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में राहुल गांधी की मंडली का भी जिक्र किया है। इसमें परोक्ष रूप से केसी वेणुगोपाल पर निशाना है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत खास हैं। साल 2017 में वेणुगोपाल का कद बढ़ाकर महासचिव बना दिया गया। इसी साल राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। वेणुगोपाल को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इस वजह से वो आजाद समेत कई वरिष्ठ नेता नाराज रहते थे। राहुल गांधी की टीम में रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन भी शामिल हैं। आजाद ने राहुल गांधी के जिन पीए का उल्लेख किया है उसमें आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व कार्यकारी अलंकार सवाई शामिल हैं।
सवाई रिसर्च टीम के चीफ हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को भी हैंडल किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कई लोगों को अनफॉलो भी किया था। नेताओं का यह मानना है कि राहुल गांधी बिना राजनीतिक बैकग्राउंड वाले लोगों पर अधिक निर्भर हैं। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी और देश के साथ संबंध कमजोर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की नौटंकियों से तो दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना आते ही वाकिफ हो गए थे और कुछ दिनों में ही वो उनकी सियासी चालों को भी बखूबी समझ गए थे कि कानून से परे काम करने के बाद भी खुद ना फंसें, इसका तोड़ केजरीवाल निकाल रहे हैं। इसीलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि केजरीवाल उनके पास बिना साइन किए हुए फाइलें भेज रहे हैं, उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी दी कि अगर आगे से बिना सीएम के दस्तखत के फाइलें उनके पास भेजी गई तो वो उन्हें लौटा देंगे। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल नहीं माने और आखिरकार दिल्ली के एलजी कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं। इस तरह दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। एलजी कार्यालय के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो संवैधानिक प्राधिकारों के बीच खींचतान तेज होने की संभावना है। गौरतलब है कि यह घटनाक्रम उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को पत्र लिखे जाने के लगभग एक सप्ताह बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि सीएमओ बिना मुख्यमंत्री केजरीवाल के हस्ताक्षर वाली फाइल एलजी सचिवालय को राय और मंजूरी के लिए भेज रहा है। उपराज्यपाल के खत लिखकर याद दिलाने के बावजूद दिल्ली सरकार से एलजी कार्यालय को भेजी गई 47 फाइलों पर मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं थे। इससे नाराज उपराज्यपाल ने सभी फाइलों को वापस दिल्ली सरकार के पास भेज दिया। इससे विवादों में फंसे शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं। सभी फाइलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय कर्मचारियों के दस्तखत थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार बिना किसी जवाबदेही के काम कर रही है। 1993 से 2013 के बीच एलजी कार्यालय को भेजी जाने वाली फाइलों पर सभी मुख्यमंत्रियों के दस्तखत होते थे, लेकिन इस चलन को मौजूदा सरकार ने छोड़ दिया है। जबकि ऐसी फाइलें प्रशासन और शासन से संबंधित होने के साथ ही कई संवेदनशील मामलों से भी जुड़ी होती हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री की कोशिश जाहिर तौर पर विवाद की स्थिति में अपने लिए बहाना तलाशने की है। वो खुद अपनी बेगुनाही का सबूत देते हैं, जबकि उनके मंत्री और अधिकारी फंस जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 22 अगस्त को पत्र लिखकर याद दिलाया था कि उनके विचार अनुमोदन के लिए बिना हस्ताक्षर वाली फाइल नहीं भेजी जाए। तब उपराज्यपाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके अनुमोदन के लिए या मेरी राय के लिए संविधान के अनुच्छेद 242 AA 4 के तहत संयुक्त सचिव द्वारा बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। या तभी संभव है जब मंत्री दौरे पर हों या अस्वस्थ हों। इस स्थिति में स्वीकृत आवश्यक हो तो टेलीफोन पर लिया जाएगा। मंत्री के निर्णय को उनके निजी सचिव द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में जिक्र किया था कि प्रभावी शासन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि उनकी राय या अनुमोदन के लिए भेजी गई हर फाइल विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए। साथ ही सुझाव भी दिया कि जल्द से जल्द ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने पर विचार मुख्यमंत्री कार्यालय करे, ताकि फाइलों की निर्बाध आवाजाही संभव हो सके। ई ऑफिस प्रणाली अधिकांश सरकारी कार्यालयों में प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हर साल दशहरा के मौके पर शिवसेना अपनी वार्षिक रैली करती है। बाला साहब ठाकरे के वक्त से चली आ रही इस रैली में शिवसेना प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और भविष्य के लिए तैयारियों का संकेत देते हैं। लेकिन इस बार वक्त बदला हुआ है। उद्धव ठाकरे के पास ना ही सत्ता है और ना ही उनके पास असली शिवसेना बची है। इसीलिए दशहरा रैली को लेकर राज्य में नई सियासत शुरू हो चुकी है। असली शिवसेना होने का दावा करने वाला एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए इस बार की दशहरा रैली पर अपना हक जताने जा रहा है। हालांकि उसने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे कि पता चल सके कि वो इस रैली को करने जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि शिंदे गुट इस मौके को छोड़ने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अधिकारी मुंबई में उनकी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने के आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों द्वारा रैली के लिए अनुमति के लिए आवेदन करने की संभावना है। उनके बयान के बाद ही यह माना जाने लगा है कि शिंदे गुट ही इस साल मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगा और इसीलिए शिंदे गुट ने अभी से दशहरा रैली को हाईजैक करने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्धव गुट की रैली के आवेदन को ना स्वीकार करना शायद इसी योजना का हिस्सा हो। गौरतलब है कि शिवसेना और दशहरा की रैली का अटूट संबंध रहा है। हर साल दशहरा पर दादर के शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित होने वाली शिवसेना की रैली में राज्य के कोने कोने से शिव सैनिक आते हैं। लेकिन फिलहाल असली शिवसेना को लेकर चल रहा विवाद कोर्ट में है। ऐसे में उद्धव कैंप की तरफ से दशहरा रैली को लेकर जो मंजूरी मांगी गई है उस पर शायद ही शिंदे सरकार कोई फैसला दे। अगर देती भी है तो मुंबई के शिवाजी पार्क के लिए तो नहीं ही देगी और वहां खुद शिंदे गुट ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली करना चाहेगा।
सूत्रों के अनुसार उद्धव गुट की शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका दशहरा सभा की अनुमति के लिए 22 अगस्त को अर्जी दी थी। हालांकि अब तक बीएमसी के जी नॉर्थ विभाग की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भी यह आवेदन दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं कहा है। इसीलिए इस बात की संभावना तेज हो गई है कि एकनाथ शिंदे गुट भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। वहीं मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि दशहरा सभा को लेकर बीएमसी अपनी स्थिति साफ करे। शिवसेना को लेकर कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन बीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसे दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि गंदी चाल खेलने की कोशिश ना करें। दशहरा सभा शिवसेना की 56 साल की परंपरा है, वो टूटनी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने साथ मिलकर सरकार बनाई और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर दिया। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता तो गई ही, लेकिन सत्ता जाने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी उनको ठिकाने लगाया जाने लगा है। कई मौकों पर एनसीपी और कांग्रेस ने खुलकर शिवसेना का विरोध किया है। मतलब साफ है कि काम निकल गया तो अब उद्धव की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अब हैरान परेशान उद्धव ने पिटे हुए मोहरों के सहारे अपनी राजनीति बचाए रखने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उनके इस गठबंधन के बाद अब उनके ही मजे लिए जा रहे हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी संभाजी ब्रिगेड ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें मात्र 0.06% वोट मिले थे। वहीं इस गठबंधन के बाद बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभाजी ब्रिगेड की कोई ताकत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मिर्ची पटाखा छोड़ा है जो कोई आवाज नहीं कर सकेगा। बीजेपी नेता और शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजनीतिक हत्या कर ली, अब उनका अस्तित्व खत्म होने को है। ऐसे में उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। जबकि शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने कहा कि आखिर उद्धव ठाकरे को किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ ही गई। वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इससे यह सिद्ध हो गया कि उद्धव ठाकरे की अपनी कोई ताकत नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जब पिछली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो अकेले संपूर्ण विपक्ष को देख लेने की क्षमता रखते थे। अब तो मैं भी उनके साथ आ गया हूँ, एक से भले दो। इसके एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन किया है। उद्धव ठाकरे ने इस गठबंधन की वजह बताते हुए कहा कि बीजेपी से क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उससे निपटने के लिए छोटी पार्टियों की एकता वक्त की जरूरत है। पर यह कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर न सिर्फ शिवसेना को बड़ा झटका दिया है, बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ भी बड़ा खेल कर दिया है। मराठा जात के वोटरों में शरद पवार की अच्छी खासी पैठ है। बीजेपी ने मराठा सीएम देकर न सिर्फ शिवसेना को तोड़ा है, बल्कि एनसीपी के वोट बेस पर भी सेंध लगा दी है। मराठा जात के लोग महाराष्ट्र में 32% से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के 16 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा जात से ही रहे हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर एक तरफ मराठा वोटरों को साधा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाकर ओबीसी समाज को संतुष्ट किया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब संभाजी ब्रिगेड से हाथ मिलाकर दिया जा सकता है। वहीं मजे की बात यह है कि संभाजी ब्रिगेड के बारे में कहा जाता है कि इसे शरद पवार का आशीर्वाद मिलता रहा है। यानी एक तरह से यह भी तय है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से जितनी दूर होती जाएगी, शरद पवार के उतने ही करीब पहुंचती जाएगी। यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से उद्धव के हाथ से सत्ता गई है, महाविकास आघाड़ी में उनकी पूंछ तो कम हुई ही है, साथ ही एनसीपी और कांग्रेस आए जब उन पर निशाना साधती रहती हैं। इसीलिए एनसीपी के करीब बने रहने से उद्धव को क्या मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल राज्य में महानगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव करीब आ रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में नए गठबंधन और समीकरण अपना अपना नसीब आजमाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।